जय श्री रॉय समकालीन हिंदी कथा जगत की एक चर्चित और ख्याति प्राप्त लेखिका हैं। उनकी लेखन शैली सबसे अलग है और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी अपना पता मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रात के निपट सन्नाटे में अपने घर के सामने खड़ा हूँ, मगर अंदर जाने से पहले न जाने क्यों ठिठक गया हूँ। एक संक्षिप्त से क्षण में जी चाहता है उल्टे पैर लौट जाऊँ। क्यों बार बार अपने ही जख्म की परतें खुरचने यहाँ चला आता हूँ, मगर इस सोच से परे दूसरा मन जानता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कर ही नहीं सकता। कितने मरुस्थल और नदियाँ पार कर यहाँ पहुँचा हूँ। सर पर सूरज की आँच और पतझर के मौसम उठाए इसी मुट्ठी भर छाँव की आस में तो। दरवाजे अशक्त खड़े हैं समय में असहाय चूकते हुए, मगर उनकी फांकों में निमंत्रण का मौन संवाद है। मैं अब भी सुन सकता हूँ। कभी इन्हीं की ओट में उपालंब के अनगिन बोल लिए चांदी की बूंद के जैसी दो झिलिर मिलिर आँखें तकती थीं। गली में मेरी आहट से घबराती या औचक बुझती हुई, वो सब यहाँ की हवा में सिलहट की तरह आज भी जमा पड़ा है। मन की खाटी भावनाएं उथली इच्छाओं की तरह कभी एकदम से जाया कहाँ हो पाती हैं। अब मुझे अंदर दाखिल होना चाहिए। हल्की हवा में कांपते हुए से दरवाजे जैसे मुझे याद दिलाते हैं। रात की एकदम निश्चिंत ग्रामीण स्तब्धता में चरमराहट की एक तीखी सेंध लगाकर मैं दरवाजे ठेल कर अंदर प्रवेश करता हूँ और तत्क्षण अपने घर में आ जाता हूँ। वो घर जिसकी तलाश मेरे अंदर हर पल बनी रहती है, फिर मैं कहीं भी क्यों न रहूं। अब एक अरसे से जान गया हूँ हमारा देश वही होता है जहाँ हमारा घर होता है, और हमारा घर वही होता है जहाँ हमारे अपने होते हैं। मेरे अपने अब यहाँ नहीं रहते, मगर कभी रहते थे, और उनका कभी यहाँ होना ही इसे आज भी मेरा घर बनाए हुए है। यहाँ के हर कोने में टुकड़ों में बटे दुख का एहसास है, मगर मुझे सुख यही मिलता है। आंसुओं की नमी से सीले हुए ये बहुत पुराने परिचय और आत्मीयता का सुख है, जिसका जाना पहचाना स्वाद मुझे बार बार यहाँ निशी की तरह खींच लाता है। इसकी धुआंई दीवारों में चूल्हा फूंकती हुई अम्मा की गीली आंखों की स्मृति संजोई हुई है। रसोई आंगन की बासी बोसीदा गंध में उनके आंचल की महक है, वही आंचल जो मेरे बचपन का एकमात्र आश्रय और आकाश था। उसी के निरापद छाँव में मैंने जीवन के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे। मेरे आज के भीरू सपनों की तरह तब उनमें डर का नील इस कदर घुला नहीं होता था। इसी घर की सूनी दीवारों के घेरे में उत्तप्त दिन के बाद उसासे लेती सी सांझ यादों की मटमैली परछाइयों से भर जाती है, घेर लेती है, जैसे दिनों के बिछड़े आ आकर गलबहियाँ दे रहे हों। उजाड़ में मेला बैठ जाता है। मैं अकेला होता हूँ, मगर अकेला नहीं होता। यादों का तिलिस्म गुजरे हुए को वापस ला देता है, जिला देता है। मैं जीने के भ्रम में एक शाम जी लेता हूँ। स्मृतियों की दुनिया अगर सच नहीं होती तो कभी झूठ भी नहीं होती। मैं अपने हिस्से के सच में जी रहा हूँ। इसमें किसी को भी छलने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लावण्य मुझसे हमेशा ये कहती है, मगर इन शब्दों के तलछट में जमे यथार्थ को मैं देख सकता हूँ। अपने जीवन का जो हासिल है एकमात्र हासिल है, उसकी परिभाषा मैं किसी और के शब्दों में कैसे स्वीकार कर लूँ। मैं उसे बोलने देता हूँ। वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही है, उसे मना कैसे कर दूँ। कुछ लोग कितने सहज प्रेम या उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। उनकी नीयत में बाल नहीं होते, मगर कभी उनके भोलेपन पर खींच भी होती है। कैसा अबोध विश्वास है उनका। जब लावण्य अपनी लंबी बरौनियाँ झपका कर मुझसे अपने अटूट प्रेम की बातें करती है, मुझे उसके लिए दुख होता है। ये प्रेम की हल्दी कितनी बार चढ़ती है मन पर और उतरती भी है। कोई ईमानदारी से अपने अंदर की महफूज दीवार पर देखे तो वहाँ न जाने कितने हाथ के छापे मिल जाएंगे, कितनी दुल्हनों के संपूर्ण समर्पण की हथेली भर हस्ताक्षर। मैं बीच आंगन में खड़े होकर अंधेरे में डूबे हुए कमरों को देखता हूँ। ऊंग और आलस्य के बीच उनकी आंखें अधखुली सी हैं, प्रतीक्षा की एक ठहरी हुई दृष्टि लिए। अम्मा की आंखें याद हो आती हैं।
ऐसी ही अनजिप हुआ करती थीं और मुझे देखते ही दिप उठती थीं। फिर रात का कोई भी पहर रहा हो, उन्हें हमारी हर पल प्रतीक्षा होती थी। सोचता हूँ तो किसी के लिए स्वयं के हर समय होने के एक सुखद एहसास से आज भी भर उठता हूँ। आज भी मैं बहुतों के लिए हूँ, मगर नहीं हूँ, ये जानता हूँ। एक खाली मकान जिसके अंदर से ज़िंदगी बीत गई है, रिश्तों की एक लंबी फहरिस्त के साथ। उसके जीन्स में अब संवेदनाएं नहीं, खोखली ईंटों की कतारें हैं। घुन लगी खिड़कियाँ, दरवाज़ों की चरमराहटें हैं और हैं चमगादड़ की तरह निरंतर फरफराती गुजर गए दिनों की यादें। ऊपर मोतिया आपकी तरह नक्षत्रों का हल्का प्रकाश है। इसमें चेहरे दिखते हैं मगर नहीं दिखते, बस हवा में तैरते से जान पड़ते हैं, एकदम स्वप्निल और मायावी, जिन्हें छुआ नहीं केवल महसूसा जा सकता है। इसी अंधकार में अम्मा का चेहरा देखता हूँ और अपने अंदर की चिर यातना में अनायास हो आता हूँ। पानी के तेज बहाव से घिस गए पत्थर की तरह वो चिकना और सपाट दिखता है, लेश मात्र रंग या भराव के बगैर। बस उनकी आँखें ही हैं जिनमें हरदम एक जख्मी फाख्ता की बेकल छटपटाहट भरी रहती है। आज भी मैं कभी कभी उनसे घृणा कर बैठता हूँ। वे अक्सर अपनी आर्द्रता और अछोर करुणा से मुझे छूटा कर जाती थी। क्यों इतनी उम्मीदें क्यों करती थीं वे मुझसे? उन्हें क्या दिखते नहीं थे मेरे टूटे हुए बाजू या पस्त हौसलों के कदम? वे मुझे मेरी लज्जा या पराजय के क्षणों में अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? इंसान अपनी निगाहों में तो नंगा हमेशा ही होता है, ये तो दूसरों की निगाहों में नंगा होना है जो ज़मीन में गाड़ जाता है। अम्मा के बाद घर में घर जैसी कोई बात नहीं रह गई थी। सबने मिल बांट कर अम्मा के बड़े जतन से बनाए हुए इस घर को जल्द ही एक मकान में तब्दील कर दिया था। ऐसा मकान जिसे कोई सराय नहीं कहता बस, मगर सबका बर्ताव इसके प्रति वैसा ही था। बाहर की गतिशील रंगीन दुनिया में समाने से पहले और वहाँ से लौटने के बीच खड़ा रहा ये मकान, कुछ सुविधाओं की चिरंतन प्रतिश्रुति लिए, नींद, भोजन, विश्राम की प्रतिश्रुति। इन्हीं के लिए एक अरसे तक हजार विरक्ति के बावजूद यहाँ कुछ परिचित चेहरे दिख जाते थे, अपने ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब की अदृश्य तख्ती लगाए हुए। मैं अपने अंदर से निकल आना चाहता हूँ। वहाँ ममत और आस्था की जलती हुई चिंता के दमघोटू चिरांत है। एक रात मैं यहाँ जीने आया हूँ जो बार बार मरे बगैर संभव नहीं होगा। मैं जानता हूँ। अपनी जेब से टटोल कर मैं लाइटर जलाता हूँ। सामने के कई कमरे एक साथ हल्की रोशनी की जद में आ जाते हैं। धूल में नहाए मकड़ी के जालों में उलझकर कमज़ोर उजाला थोड़ी देर में बुझ जाता है। मैं टटोल कर स्मृतियों के सहारे आगे बढ़ता हूँ। नीम की डालों में उलझा दोपहर का चांद मुझे ऊँघता हुआ रास्ता दिखाता है। पहले दरवाजे पर बड़े भैया बैठे हैं, नहाने से पहले अपनी देह पर कड़वे तेल की मालिश करते हुए। अंदर कमरे में भाभी मिनी को कंधे पर झुलाती हुई हमेशा की तरह बड़बड़ा रही हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे से प्रीति की खिलखिलाहट झांक रही है। कल ही उसका रिश्ता तय हुआ है। अंदर की खुशी बात बात पर रिस रही है। तीसरे दरवाजे तक पहुंचकर मैं अचानक स्वयं को बेतरह थका हुआ महसूस करता हूँ। रात दिन अंदर से एक भरी पूरी जिंदगी का लश्कर की तरह गुजरना, बुरी तरह रुत जाता हूँ। एक बार न चाहते हुए भी आंगन के कोने में अंधेरे में डूबी हुई रसोई की तरफ मुड़कर देखता हूँ। और कोई हो न हो, अम्मा वहाँ ज़रूर होंगी। अपनी पीठ पर चिपकी हुई दो धुआंई आँखों को महसूसते जेब से चाबी निकालकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ। सीलन की गंध में डूबा ये मेरा कमरा हमारा कमरा है, मेरा और नवीन, मेरा छोटे भाई का कमरा। नवीन 15 बरस तक रात दिन मेरे साथ रहा और एक दिन मेरी आंखों के सामने बरसात में उफनती हुई नदी की मटमैली धारा में खो गया। जाते हुए उसने मुझे ही मदद के लिए पुकारा था, बार बार। आज भी रात कहे वो मुझे अक्सर पुकार उठता है। फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आती। उस दिन नवीन का हाथ न पकड़कर मैंने एक पेड़ की डाली पकड़कर स्वयं को और अधिक सुरक्षित कर लिया था। ये बात मैं अपने काउंसलर को चाह कर भी नहीं बता पाता। वो बस मेरी नींद की गोलियों की खुराक बढ़ाता जाता है। नवीन के बाद एक कमरा हमेशा के लिए आधा खाली होकर रह गया है और साथ में मैं भी। न जाने क्यों हर घर का एक कोना अधिकतर खाली रहता है, मन की ही तरह। अपने हिस्से के कोने में मैं स्वयं को ढूंढता हूँ।
मेरा बिस्तर, पढ़ाई की मेज़, अलमारी। नवीन को उसके हिस्से के कोने में कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा वहाँ होता है। तभी तो वो कोना इतना खाली प्रतीत होता है। किसी का होना या ना होना कभी कभी दोनों ही जीवन को सूना कर जाता है। मोड़ कर रखे हुए बिस्तर को बिछाकर मैं उस पर ढह जाता हूँ। अपने गंदे जूते उतारने की शक्ति भी जैसे अब मेरे अंदर बची नहीं है। एक लंबी यात्रा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, बाहर से ज़्यादा अंदर की। ये अधिक थका देने वाला होता है। इसके रास्ते में हम ही जो आ जाते हैं बार बार। खुद को हर कदम पर ठोकर लगाना आसान नहीं होता। अपनी तरफ बढ़ने के लिए एक कदम आगे, 2 कदम पीछे के हिसाब से चलना पड़ता है। अंदर की सारी ऊर्जा चुक जाती है। बिस्तर पर पीठ के बल लेटे हुए मैं छत की काली शून्यता को घूरता हूँ। वहाँ न जाने मेरी कितनी रातों की जगार और अनजिप आँखों की दृष्टि निबद्ध है। इन छत की कड़ियाँ गिन गिन कर ना जाने मैंने कितनी रातों की सुबह की है। हर कोने में मेरा कुछ ना कुछ सामान है। मेरी नींदें, मेरी उलझन, सपने और मेघिल दिन रातों की अछोर उदासी। बाईं दीवार की खिड़की के पल्ले के पीछे चाकू से खुरच कर रूप का नाम लिखा हुआ है। मैं हाथ बढ़ाकर अंदाज से उस पर उंगलियां फिराता हूँ। पोरों पर सनसनाहट सी होती है। अनायास नासपुटों में हरसिंगार की कड़वी मीठी गंध भर जाती है। आंगन में तुलसी के ऊपर झर रहे होंगे। पिछवाड़े के पाकड़ पर उल्लू रह रह कर बोल रहा है। अंतिम प्रहर का चांद पूरन मिश्र जी के बसवारी के पीछे छिपने लगा है। गांव के आखिरी सिरे पर चौकीदार जागते रहो कहते हुए बंद खिड़कियों पर अपनी लाठी बजा रहा है। मैं अपने भीतर सब कुछ बटोर और सहज रहा हूँ। जब जिंदगी की जद्दोजहद में अकेला होता हूँ और सर पर सूरज और पूरे आसमान का बोझ होता है, इन्हीं की हथेली भर छाँव में पल 2 पल के लिए बैठ जाता हूँ। अचानक रूप सामने आ जाती है, मेरे लिए उम्र के उसी मोड़ पर हमेशा की तरह खड़ी हुई। मगर मैं बहुत दूर चला आया हूँ वहाँ से, उम्र से भी और मन से भी। मेरी देह पर समय की लकीरें गहरा रही हैं, अनुभव के गुंजल पड़ रहे हैं, मगर रूप मैं उसे पलके भरकर देखता हूँ। हवा में अनायास सितारे घुलाते हैं और एक अनकहा अवसाद धीरे धीरे नसों में रिसने लगता है। मैं एक ही साथ 2 विपरीत मनस्थितियों में आता हूँ, दर्द और सुकून की दोहरे बहाव में डूबता उतराता हुआ। स्वयं को संभालना चाहता हूँ, मगर प्रतिरोध के हाथ अवश हो जाते हैं। 1-2 पलों की उलझन के बाद मैं खुद को लहरों के हवाले कर देता हूँ। उदासी की ये नीली नदी अब जहाँ भी ले जाए। और अब वही चेहरा है जिसे आज भी मैं हर चेहरे में ढूंढता फिरता हूँ। आधे चांद से माथे पर 2 गहरी काली भौं के बीच छोटी सी लाल बिंदी और नीली तितली की तरह चंचल शरीर आँखें। अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित होकर प्रायः प्रीति के पास आ बैठती थी वो। उसकी बचपन की सहेली थी। कई बार आषाढ़ की संध्या सी गमगीन दिखती थी। आँखों में दर्द की एक पूरी दुनिया रचाए चुपचाप झड़ते हुए अमलतास के नीचे एक उदास इंद्रधनुष की तरह बैठी रहती थी। मैं सांत्वना में कुछ कह नहीं पाता था, बस संवेदना की मूक उंगलियों से उसे निःशब्द छू भर देता था। कई बार वो अनायास सिहर कर मुझे देखती थी। मैं जान जाता था मैं उस तक पहुंच गया हूँ। मूक संवेदनाओं के मुखर क्षण हमारे बीच लंबे खिंचते थे। आसपास की पूरी दुनिया अपने में मशगूल रहती थी और उन्हीं के बीच हम एक दूसरे के साथ निःशब्द हो लेते थे। ऐसा ही अक्सर होता था। हम आँख में से काजल चुराने की तरह ये क्षण सबके सामने एक दूसरे के साहचर्य में जी लेते थे और किसी को खबर तक न होती थी। कितना कुछ आज भी पड़ा हुआ है मेरे पास उन चुराए हुए पलों में से। एक चोर नज़र, एक छुअन, एक गंध। फुर्सत के किसी दुर्लभ समय में इन्हें आज अपने अंदर खोलता बिछाता हूँ, उलट पलट कर देखता हूँ। इन्हीं रंग बिरंगे टुकड़ों से बना है जीवन का ये कोलाज। इस कोलाज में उन्हीं आँखों का नीला रंग आज भी सबसे गहरा है। इन्हें छूते ही वे दिन एकदम से जाग जाते हैं जब एक उदास रंग ने पूरे जीवन को ओर छोर रंग दिया था। एक दिन वो भी चली गई थी प्रीति की तरह, पीली धोती और माथे पर सिंदूर में सूरजमुखी की तरह झिलमिलाती हुई। मैं मंदिर की दीवार पर उसके हाथों की छापों में अपना नाम ढूंढता खड़ा रह गया था। उसने कभी कहा था, अपने हाथों में उसने मेहंदी से मेरा नाम लिखा है। आज की रात नींद के लिए नहीं है,
बीते दिनों की जागी हुई यादों के लिए है। अतीत किसी स्लाइड शो की तरह आंखों के आगे से गुजर रहा है। अम्मा से भाभी की कलह, घर का बंटवारा, आंगन के बीचों बीच खड़ी ईंट की भद्दी दीवार, अपने ससुराल की रसोई में पीटी की अधजली लाश, विधवा के सफ़ेद लिबास में लिपटी रूप की बुझी हुई नीली उदास आँखें। मेरी आँखों में भोर होने से पहले नींद सी कुछ उतर आती है। मैं सोना नहीं चाहता मगर जाग भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ। अम्मा मुझे थपकियाँ देने लगी हैं। पड़ोस के आंगन में कोई बच्चा रो रहा है मगर मैं नहीं रो सकता। मैं इतना बड़ा क्यों हो गया? अपनी पलकों पर धूप की मुलायम हथेलियाँ महसूस करते हुए मैं जाग जाता हूँ। पूरब में उजास की हल्की दस्तक है। फीके होते क्षितिज में भोर का तारा और उजला हो आया है। आसपास जाग पड़ने लगी है। गली से लोगों की आहटें आ रही हैं। मैं आंगन में निकलकर अपने सोए हुए घर को देखता हूँ। बूढ़ा समय इस घर में घोंसला डाले पड़ा हुआ है, उतना ही चुपचाप और उदास जितना पक्षियों के उड़ जाने के बाद एक उजड़ा घोंसला हो सकता है। समय तो अडोल पिरामिड की तरह आज भी बंधा है यहाँ की हवा में। बस हम ही ना जाने कब चुपचाप बीत गए। सब कुछ धुंध में से निकलते हुए एक सपने की तरह दिखता है। हर तरफ टूटन और बिखराव है। रसोई की छत पीछे से धंस रही है। बाबूजी के कमरे के लगभग पूरे दरवाजे को दीमक चाट गया है। चारों तरफ मकड़ी के जाले और यहाँ वहाँ उगे हुए जंगलात। लगता है सूरज घर की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर रहा है। दूसरे बस दाएं चुकाते हैं, मन से कहाँ कुछ करते हैं। मैं स्वयं को प्रायः रीता हुआ अनुभव करता हूँ। यहाँ आना मेरी बाध्यता है तो यहाँ से लौट जाना भी मेरी नियति है। मैं यहाँ बार बार आता हूँ, शायद अपना ही पता पाने के लिए। मैं अपना सामान लेकर एक दिन यहाँ से चला गया था। माँ के विवश आंसू भी मुझे रोक नहीं पाए थे, मगर बहुत दूर जाकर समझ पाया था मेरा अपना आप यहीं छूट गया है। उसे ही लेने बार बार यहाँ आता हूँ और अंततः खाली हाथ लौट जाता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ यहीं रहता हूँ, रहूँगा। अपना सामान समेटकर मैं एक बार फिर खाली हाथ अपने घर से निकलते हुए मुड़कर खुद को देखता हूँ, सबको देखता हूँ। मन ही मन सबकी एक तस्वीर खींचकर अंदर सहेजता हूँ और लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल आता हूँ। दादी कहती थी इसी आंगन में मेरी नाल गड़ी थी। आगे बढ़ते हुए अंदर कुछ खिंचता हुआ सा प्रतीत होता है। मैं एक बार और पीछे मुड़कर देखने की अपनी प्रबल इच्छा को किसी तरह से दबाता हूँ। पलकों पर नमक घुल रहा है, अंदर का मरु पिघल रहा है, तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। सुबह के निर्जन बस स्टॉप पर बस के लिए प्रतीक्षा करते हुए अशोक मिल गया। हमारे रिश्ते में आता है। कल रात यहाँ आया था और आज लौट रहा हूँ। सुनकर उसे अजीब लग रहा है शायद। कौतूहल से पूछता है कभी यहाँ एक दिन के लिए भी तो रुकते नहीं, तो बार बार आते क्यों रहते हो? उसके सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। बस अनमना सा पूछता हूँ अब भी हर साल कांवड़ लेकर तीर्थ पे निकलते हो? वो न समझने के भाव से सिर हिलाता है। मैं बिना कुछ कहे उठ खड़ा होता हूँ। मेरी बस आ गई थी। एक बार फिर लौट आने के लिए मेरा आज यहाँ से जाना जरूरी था। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय की लिखी हुई कहानी अपना पता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।